हेलो एवरीवन। वेक्टर्स की सीरीज़ में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने पहला लेक्चर देखा कि जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा वेक्टर्स का, जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड करने तक देखा है। लेकिन लास्ट पे हम देख रहे थे कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो बी वेक्टर को उसके हेड से स्टार्ट करेंगे तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड अगर मिला दें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से आता है। तो इस केस में तो हमने ए को पहले रखा और बी को बाद में रखा, लेकिन अगर हम पहले बी को रख लें, अगर हम पहले बी को ड्रॉ कर लें, बी को ड्रॉ कर लिया, अब हम ए को ड्रॉ कर लें, ए को इसके हेड पे ड्रॉ करें, ए इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है ए, तो अब पहले की टेल चूंकि बी है, इसको ए से मिला दें, ए के हेड से, तो ये रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये वाला रिजल्टेंट कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर में पहले हमने ए को ऐड किया है, फिर बी को बी के साथ ऐड किया है, तो यहाँ पे पहले बी है और फिर ए है, दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, तो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस वेक्टर एडिशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स की जगह बदलने से आंसर पे कोई फर्क ना पड़े तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये तो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है वेक्टर्स की तो फिर कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम मालूम करना चाहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तभी सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि माइनस मैंने बी के साथ लिख दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो बी वेक्टर के साथ अगर माइनस लिख दिया जाए तो किसी एक वेक्टर के साथ माइनस का मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, पहले इस वाली फिगर में देखें कि इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें ए वेक्टर को पहले, तो ए वेक्टर ड्रॉ हुआ, बी वेक्टर को ड्रॉ करना है इसके हेड से, तो पहले हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते थे, अब हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे इसके हेड से इस तरफ। तो ये बी वेक्टर ड्रॉ हुआ, तो पहले की टेल और आखिरी का हेड अगर हम मिला दें तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा। लेकिन ये रिजल्टेंट कैसा है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का। इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, मीन्स ये सब्ट्रैक्शन है। ये वाला जो वेक्टर आया है ये सब्ट्रैक्शन है ए माइनस बी की। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट इस तरीके से किया जाता है। अब देखते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अभी तक हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर देखा, फिर यूनिट वेक्टर देखा, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, फिर वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। ऐड करने के दौरान हमने देखा कि वेक्टर्स की जो एडिशन है वो स्केलर एडिशन की तरह 2+2 सिंपल नहीं है, वो एंगल पे डिपेंड करती है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, और अगर एंगल 180 होगा तो मिनिमम आएगा। और अगर दरमियान में, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि 90 डिग्रीज है, तो वो उसके दरमियान में कोई इंटरमीडिएट कोई आंसर आएगा मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन की बजाय वेक्टर की किसी एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल के हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया वेक्टर ये आएगा। क्या फ़र्क पड़ा है? डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन
उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से डबल होगी। पहले मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल कि 1 मीटर है, अब 2 मीटर है। पहले अगर 2 मीटर थी, अब 4 मीटर है। तो डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही नंबर -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एरो इस की बजाय इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये -2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन वही रहेगी, अलबत्ता मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। और लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन है एक वेक्टर की एक स्केलर के साथ। इसकी अगर हम फिजिकल एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल है मोमेंटम की। जो मोमेंटम है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, तो आंसर क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है। इसमें जो मास है वो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, एक वेक्टर के। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे लाइन जिनके दरमियान में एंगल 90 होता है उन्हें रेक्टेंगुलर कहते हैं। रेक्ट का मतलब होता है 90 डिग्रीज, तो रेक्टेंगुलर 90 डिग्रीज बना। ऐसे कंपोनेंट्स किसी एक वेक्टर के जो 90 डिग्रीज बनाते हैं उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब कंपोनेंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट का मतलब कोई पार्ट, कोई हिस्सा किसी एक वेक्टर का। और रेक्टेंगुलर का मतलब दो हिस्से अगर एंगल 90 बनाएंगे, दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट्स एंगल 90 बनाएंगे तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। इसको ज़रा वाजे करते हैं इस बात को कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे y एक्सिस हैं और ये x एक्सिस हैं, और हम इसमें ड्रा करते हैं किसी एक वेक्टर को। कोई वेक्टर a है जो कि x एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रहा है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पोजीशन वेक्टर में कि अगर हमने ओरिजिन से किसी पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे एरो है, तो क्या तरीका है कि पहले हम x एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करें और फिर हम y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करें। तो हम कह सकते हैं कि पहले हम अगर इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये पॉइंट मिलेगा, तो ओरिजिन से पहले इस पॉइंट तक जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में, तो हम इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो दो पाथ हैं ये असल में इसके दो पार्ट हैं, ये दो वेक्टर हैं एक तरह से, जो मिल के रिजल्टेंट ये वेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे देखें रिजल्टेंट की पहचान क्या होती है, रिजल्टेंट की पहचान होती है कि वहाँ पे दो हेड मिलते हैं और पीछे दो टेल्स होती हैं। दो टेल्स हैं, दो हेड हैं, तो ये जो रेड में नज़र आ रहा है ये रिजल्टेंट है। ए का रिजल्टेंट है, ए रिजल्टेंट नहीं है। बेशक ये दो हेड मिल रहे हैं लेकिन पीछे देखें एक टेल है और एक हेड है। ए जो है हमारा रिजल्टेंट नहीं है, बी हमारा रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि बी आगे एक हेड है और एक टेल है। तो रिजल्टेंट किसी एक फिगर में पहचान ये होती है कि वहाँ पे दो हेड और दो टेल होते हैं। तो इस फिगर में देखें पहले इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, इसको हम चलें कह देते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है और इसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फिर हम इसको कह देते हैं ये वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर है। तो ये दो वेक्टर्स ऐड होके क्या बनाएंगे, ए वेक्टर बनाएंगे। देखें यहाँ पे देखें तो दो हेड मिल रहे हैं, एक ए वाई का हेड है और एक ए का हेड है, और पीछे देखें तो इसकी टेल ए एक्स से मिल रही है, तो दो टेल्स हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई का। तो ए एक्स और ए वाई इसके पार्ट्स हुए। अगर ये इन दोनों के मिलने से बना है तो ये जो दोनों हैं ये उसके पार्ट्स कहलाए। पार्ट्स मतलब कंपोनेंट्स। तो ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। चलिए इस बात को लिख लेते हैं कि ए एक्स एंड ए वाई
आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अब ये कंपोनेंट्स खास किस्म के हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। तो अगर दो कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल 90 हो तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने मालूम करने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का मतलब यह है कि हमने कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? वेक्टर हमें पता है, और अगर हमें वेक्टर पता है तो हमने उसके कंपोनेंट्स बताने हैं कि वो किसके इक्वल होंगे। तो उसके लिए आप रिलेशन लिखें। पहले रेशो यूज़ कर लेते हैं cos थीटा की। cos थीटा की रेशो किसके इक्वल होती है? cos थीटा की रेशो, उससे पहले cos थीटा की रेशो लिखने से पहले आप ये देख लें कि जो एक वेक्टर a है उसको हम अब कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक वेक्टर a है तो ये अपने इन कंपोनेंट्स में लिखा जा सकता है। जैसे r वेक्टर लिखा जाता है a प्लस बी और b प्लस a, इसी तरह a वेक्टर अपने कंपोनेंट्स, a एक तरह का रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? ax और ay का। तो लिखा जा सकता है ax प्लस ay। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम x डायरेक्शन के लिए वेक्टर लगाने की बजाय साथ में यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ax वेक्टर लगाने की बजाय साथ में x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और वो कौन सा है? i यूनिट वेक्टर, प्लस ay, और इसका वेक्टर लगाने की बजाय इसका यूनिट वेक्टर, और वो है j यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है axi प्लस ay j। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पोजीशन वेक्टर को, op वेक्टर को लिखा था ai प्लस bj। तो a x एक्सिस का डिस्टेंस था और b y एक्सिस का डिस्टेंस था। इसी तरह अब ax जो है ये x एक्सिस का डिस्टेंस है और ay जो है y एक्सिस का डिस्टेंस है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो वो ax और ay होंगे। जो ax और ay इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे a और b कोऑर्डिनेट्स थे, i और j के साथ जो भी लिखा होता है वो उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं o ओरिजिन से। अब cos थीटा की रेशो लिखें। cos थीटा की रेशो क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसे कहते हैं? बेस हमेशा याद रखना है कि एंगल के, थीटा एंगल के साथ जो लेंथ होती है, स्टार्ट हमेशा करेंगे हाइपोटेनियस से, कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है एंगल। फिर एंगल की बारी आएगी, फिर एंगल के साथ वाली जो लेंथ है वो बेस कहलाएगी, और फिर एंगल के सामने वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये याद रखना है। एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है। अब इसमें बेस बताएं, परपेंडिकुलर बताएं और हाइपोटेनियस बताएं। तो हाइपोटेनियस से स्टार्ट करेंगे। 90 के सामने ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ बेस होती है। तो इस वक्त बेस जो है वो एल्टीट्यूड की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर हमारा एडजस्ट होगा और बेस एडजस्ट होगा एंगल के एतबार से, और उससे पहले हाइपोटेनियस भी 90 डिग्री से किसके साथ एडजस्ट होगा। तो हमने एंगल के एतबार से बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लिख लिए। cos थीटा की रेशियो लगाई। cos थीटा का आंसर क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस क्या है इसकी? बेस ax है। अब हम जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ax, वेक्टर नहीं लिख रहे साथ में, क्योंकि रेशियोज होती हैं लेंथ की, cos sin tan लेंथ की रेशियोज होती हैं। और उसके बाद हाइपोटेनियस डिवाइड बाई a के साथ अगर मैग्नीट्यूड लिखी हो a वेक्टर और माड लगा दिया जाए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट a, इसको बोल्ड ना लिखें, जस्ट a, सिंपल a लिखें तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, a वेक्टर की। a इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा के इक्वल आएगा। तो हमने कंपोनेंट मालूम कर लिया कि कंपोनेंट एक वेक्टर a के फॉर्म में
किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए साथ में लिखें और उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली लेंथ आएगी, ये जो बेस की लेंथ है ये इसके इक्वल आएगी। हाइपोटेनियस को cos थीटा से मल्टीप्लाई करने से बेस की लेंथ आएगी। और इसी तरीके से नाउ आप साइन थीटा की रेशियो मालूम करें तो साइन थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। नाउ परपेंडिकुलर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली लेंथ और वो ए वाई है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली लेंथ वो ए है, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो y कंपोनेंट है उसकी जो लेंथ है वो a साइन थीटा के इक्वल होगा। a साइन थीटा मतलब ये वाली लेंथ मालूम करनी है तो हाइपोटेनियस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने, और अगर ये वाली लेंथ मालूम करनी है तो हाइपोटेनियस को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें। आना दोनों में हाइपोटेनियस ही है, a भी हाइपोटेनियस है और ये भी हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस a है हमारा, इस वजह से ये a लिखा गया है। तो आना दोनों में a ही है, लेकिन एक के साथ साइन आएगा और एक के साथ cos आएगा। जो बेस वाली लेंथ है वो cos के साथ लिखी जाएगी और परपेंडिकुलर वाली लेंथ साइन के साथ। इसी तरह उस वाली ट्राइंगल में ज़रा देखें कि ये वाली लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, ये वाली एंगल के सामने वाली लेंथ है, तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और ये वाली बेस वाली जो लेंथ है ये इक्वल लिखी जाएगी हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो हमने डिटरमिन कर लिया है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी एक वेक्टर ए के। तो जब हमने वेक्टर को ऐसे लिखा था ए एक्स आई एंड ए वाई जे, नाउ हम इसको एक वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आई है, ए कॉस थीटा एंड साथ में आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई की वैल्यू क्या आई है, ए साइन थीटा साथ में जे यूनिट वेक्टर। तो हम किसी एक वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कि एक वेक्टर अगर हमें पता है तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बताएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है तो हम उनकी मदद से वेक्टर कैसे बताएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, यह है डिटर्मिनेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम किए हैं अगर हमें ए का पता है, मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता है और एंगल का पता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, हम वेक्टर को मालूम करना चाहते हैं बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमें पता है, अब वेक्टर मालूम करना है। कैसे मालूम कर सकते हैं ये वाला वेक्टर, अगर हमें कंपोनेंट्स का पता है। तो अगर हमें कंपोनेंट्स का पता है तो एक वेक्टर मालूम करना है, तो एक वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई होती है, एंगल से डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाती है, और मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है किसी एक वेक्टर का। तो उसको इसके कंपोनेंट्स में ऐसे लिखें, एक्स एक्सिस हैं और वाई एक्सिस हैं। कोई एक वेक्टर ए है, उसका एंगल थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज। इसके कंपोनेंट्स अगर बनाएं तो कंपोनेंट्स हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, जिससे आप पीछे की तरफ आएंगे जब तक कि वेक्टर की टेल ना आए। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ए एक्स कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस ए वाई कहलाएगा। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ए एक्स और ए वाई की मदद से वेक्टर ए मालूम करना है। तो ए वेक्टर की दो चीज़ें, कोई एक सिंगल वेक्टर मालूम करना है तो दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो पहले हेडिंग दे दें मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कैसे मेजर होगा या डिटरमिन होगा। तो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो ये हाइपोटेनियस है,
इस वाले ट्रायंगल को अगर देखें तो ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज बनता है। तो हाइपोटेनियस का हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो a इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स पता थे ए एक्स एंड ए वाई। द डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो तो हम उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इस रिलेशन से। इसके बाद डायरेक्शन, किसी एक वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। डायरेक्शन कैसे मालूम करें? ये एंगल थीटा, अगर मैं साइन थीटा की रेशियो यूज़ करूं तो उसके अंदर बेस ओवर हाइपोटेनियस आएगा। क्या हमें हाइपोटेनियस का पता है? हाइपोटेनियस ही तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और हम इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस रिलेशन के अंदर हमें ए का नहीं पता। तो फिर कोई ऐसी रेशियो सोचें जिसमें हाइपोटेनियस ना आता हो, सिर्फ और सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर आते हों, तो वो tan थीटा की रेशियो है। tan थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan थीटा की रेशियो है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर है ए वाई ओवर ए एक्स, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये एंगल भी मालूम हो गया, और एंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल है कि कोई एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j है। बताएं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके कंपोनेंट्स हमें पता है, x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है, हमें कंपोनेंट्स पता है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं इन रिलेशन से। तो पहले मैग्नीट्यूड बताएं, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13 स्क्वायर रूट, एंड 13 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? कोई 3.6 के करीब होगा, ऑलमोस्ट इसके करीब होगा। और अगर हमने डायरेक्शन मालूम करनी है, थीटा एंड tan इनवर्स ऑफ, इस रिलेशन से पहले ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा? y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट है 3/2, 3/2, और यहाँ से 3/2 और उसका tan इनवर्स लें तो हम एंगल मालूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी एक वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स पता हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।